यूक्रेन के ओम्स्क रिफाइनरी पर हम सभी इस हमले की चतुराई पर हैरान रह गए। एक ऐसा देश जिसके पास सिर्फ 4 साल पहले तक कोई लंबी दूरी के हथियार नहीं थे जो रूस को उसके अपने इलाके में नुकसान पहुंचा सके, उसने अभी अभी साइबेरिया में हजारों किलोमीटर दूर एक रिफाइनरी पर हमला किया था। सवाल उठे, यूक्रेन ने यह कैसे किया और किस ड्रोन का इस्तेमाल किया? अब हमारे पास जवाब है। अब रूस में कुछ भी सुरक्षित नहीं, क्योंकि यूक्रेन ने ऐसा बना लिया है जिसे रूसी वायु रक्षा नहीं रोक सकती। एक 3400 किलोमीटर का दैत्य जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। रूस आने वाले तूफान से नहीं बच सकता, क्योंकि ओम्स्क में यूक्रेन ने संदेश दिया कि अब वह रूस के लगभग हर बड़े लक्ष्य को निशाना बना सकता है। यूक्रेन के पास एक नया ड्रोन है। ये नया ड्रोन नहीं, बल्कि वही ड्रोन का नया वर्जन है जिसे यूक्रेन महीनों से रूस पर हमलों में इस्तेमाल कर रहा है, FP-1। अब उस ड्रोन का एक नया साथी आ गया है जिसने यूक्रेन को पहले से भी कहीं गहरी मार करने की क्षमता दी है। FP-1ER आ गया है और अब तक हमारे पास इसकी यही जानकारी है। ओम्स्क में आसमान में कुछ नया होने के पहले संकेत फायर पॉइंट के सह संस्थापक डेनिस स्टिलरमैन ने दिए थे। ओम्स्क रिफाइनरी पर धुआं उठते ही स्टिलरमैन ने एक्स पर एक साधारण लेकिन हालात बदल देने वाला संदेश दिया। ओम्स्क रिफाइनरी नए FP-1 से मिलो, उन्होंने कहा। और उन्होंने एक दूसरा संदेश भी दिया जिसमें बस इतना लिखा था, 3400। इसके साथ ही हमें पहली बार उस चीज की जानकारी मिली जिसे अब FP-1ER कहा जा रहा है। फायर पॉइंट के FP-1 ड्रोन का लंबी दूरी वाला संस्करण अब सिर्फ उत्पादन में ही नहीं बल्कि उड़ भी रहा है, और इसने खुद को बेहद सटीक, असाधारण रूप से शक्तिशाली साबित किया है। और यह हजारों किलोमीटर की दूरी तय करने में सक्षम है, जबकि रूस द्वारा रास्ते में लगाए गए हर एयर डिफेंस सिस्टम से बच निकलता है। फायर पॉइंट ने अब तक अपने रिमिक्स ड्रोन के बारे में सिर्फ एक ही बात की पुष्टि की है, और वो है इसकी रेंज। 3400 किलोमीटर लगभग FP-1 की 3 गुना दूरी है, जो रूस को डराने के लिए काफी है, यूरोमिडन प्रेस के अनुसार। अब यूक्रेन के पास ऐसा ड्रोन है जो पश्चिमी और मध्य रूस के सभी बड़े सैन्य, तेल व विनिर्माण केंद्रों पर हमला कर सकता है। स्टिलरमैन और कुछ नहीं बता रहे हैं। हालांकि उड़ान में FP-1ER की हमारे पास मौजूद कुछ तस्वीरों को करीब से देखकर विश्लेषकों ने पाया कि इसमें ऐसे अहम अंतर हैं जो इसे मूल FP-1 से अलग करते हैं। उन विश्लेषकों में से एक ग्रैंडपा रॉय का X अकाउंट है, जिसे कनाडा के एक ड्रोन विशेषज्ञ चलाते हैं। रॉय ने FP-1ER के पंखों को ध्यान से देखकर कुछ अहम अंतर पाए। नए ड्रोन के पंख मूल FP-1 की तुलना में स्पष्ट रूप से लंबे हैं, जिससे अधिक ग्लाइडिंग क्षमता मिलती है, और FP-1ER की रेंज बढ़ जाती है। साथ ही पंखों का आकार अलग होने से सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। इससे ग्लाइडिंग आसान होती है, और FP-1ER में FP-1 से ज़्यादा फ्यूल टैंक आ सकते हैं। अनुमान है कि FP-1ER फ्यूल इंजेक्शन का उपयोग करता है, जिससे फ्यूल एफिशिएंसी और रेंज बढ़ती है। ये अभी तक साबित नहीं हुआ है, बहुत कम चीज़ें साबित हुई है। FP-1ER शुरुआती विश्लेषण के बाद भी अब भी रहस्य बना है। कुछ चीज़ें हैं जिनके बारे में हम निश्चित हो सकते हैं। पहली बात, फायर पॉइंट का FP-1ER उस संशोधित FP-1 से भी बेहतर है जो सभी को लगा था कि यूक्रेन को मिलेगा। जून में फायर पॉइंट ने पेरिस यूरोसैटरी में FP-1 का उन्नत संस्करण पेश किया। उस प्रदर्शनी में यह खुलासा हुआ कि FP-1 में वास्तव में एक अतिरिक्त फ्यूल टैंक लगाया गया था। हालांकि फायर पॉइंट का दावा था कि इससे ड्रोन की रेंज 2700 किलोमीटर हो जाएगी। ये ओम्स्क रिफाइनरी हमले से 1 महीने से भी कम पहले था, इसलिए लगता है कि फायर पॉइंट ने सिर्फ कुछ ही हफ्तों में FP-1 के नए संस्करण को फिर से अपग्रेड करके उसकी रेंज में और 800 किलोमीटर जोड़ दिए। या तो ऐसा है या यूरोसैटरी में दिखा FP-1 अलग ड्रोन था, और FP-1ER को ओम्स्क रिफाइनरी पर गिरने तक गुप्त रखा गया था। दूसरा, हम FP-1ER की अनुमानित कीमत का
अंदाजा लगा सकते हैं। यूरोमिडन प्रेस के अनुसार मूल FP1 की कीमत यूक्रेन को लगभग $50,000 प्रति यूनिट है। FP-1ER की कीमत बड़े पंखों और अतिरिक्त फ्यूल टैंकों की वजह से उससे ज्यादा होगी। हालांकि ये अतिरिक्त चीजें FP-1ER की कीमत को फायर पॉइंट के दूसरे बड़े लंबी दूरी के हथियार FP-5 से ऊपर नहीं ले जाएंगी। उस क्रूज मिसाइल हाइब्रिड की रेंज FP-1ER के जैसी ही है, लेकिन उसकी कीमत $5 लाख है। यूक्रेन संभवतः एक FP-5 की कीमत में कई FP-1ER खरीद सकेगा, जिससे इसकी कीमत $1 लाख के शुरुआती दायरे में शायद उससे भी कम हो सकती है। ये इस पर निर्भर करता है कि ईंधन टैंक और पंखों की सामग्री FP1 की $50,000 कीमत में कितना योगदान करती है। रूस यहाँ जो देख रहा है वह एक ऐसा ड्रोन है जिसमें सैकड़ों लक्ष्यों पर हमला करने की क्षमता है और जिसे एक मिसाइल की लागत के मुकाबले बहुत कम खर्च में बनाया जा सकता है, और यही चिंता की बात है। इसका मतलब है कि यूक्रेन भविष्य में बड़े FP-1ER झुंड छोड़ सकता है। जहां तक FP-1ER के बाकी सभी पहलुओं की बात है, हम केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। रहस्य अभी बाकी है। शुरुआत ड्रोन के पेलोड से होती है। FP-1 के मूल संस्करण में 60 किलोग्राम पेलोड है, यानी उसमें ओम्स्क जैसी घटना के लिए जरूरी विस्फोटक ताकत नहीं थी। फायर पॉइंट ने FP-1 को 105 किलोग्राम विस्फोटक के लिए अपग्रेड किया और लगता है कि FP-1ER में भी लगभग इतने ही आकार का वारहेड है। संभावित है, लेकिन पुष्टि नहीं हुई है। संभव है कि FP-1ER का वारहेड बड़ा हो, लेकिन ये इस पर निर्भर करता है कि नए पंख और फ्यूल टैंक वजन संभाल सकते हैं या नहीं। यूक्रेन के नए ड्रोन के बारे में दूसरी बात जो हमें नहीं पता वो है कि इसका गाइडेंस सिस्टम कैसे काम करता है। FP-1ER में शायद वही सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन संयोजन है जैसा ऐसे हथियार में अपेक्षित है। रूस के पास ऐसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है जो सैटेलाइट सिग्नल जाम कर सकते हैं, और कई हजार किलोमीटर तय करने वाले ड्रोन इसके लिए कई मौके देते हैं। सिर्फ सैटेलाइट नेविगेशन पर निर्भरता जोखिम है। संभव है कि FP-1ER में किसी AI का उपयोग हो रहा हो, लेकिन वह AI क्या है यह पता नहीं, अगर वह वास्तव में मौजूद हो भी। लेकिन यह उल्लेखनीय है कि यूरोसैटोरी में प्रदर्शित किए गए उन्नत FP-1 के साथ फायर पॉइंट ने यह दावा भी किया था कि उसके ड्रोन अब AI सिस्टम से लेस होने लगे हैं। फिर से कोई विवरण नहीं दिया गया, लेकिन 3400 किलोमीटर उड़ान वाले ड्रोन में AI का उपयोग समझदारी है, ताकि जैमिंग से बचा जा सके और उड़ान व्यर्थ न हो। FP-1ER के बारे में एक और बात हमें तय रूप से पता है। रूस का सबसे अच्छा फाइटर जेट भी ओम्स्क में इसे नहीं रोक पाया। ओम्स्क हमले के बाद सोशल मीडिया पर तस्वीरें वीडियो वायरल हुए, जिनसे ऐसा संकेत मिला कि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन रोकने को Su-57 तैनात किया। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट माना जाता है, लेकिन इसके एयरफ्रेम की गुणवत्ता पर संदेह के कारण यह 4थी पीढ़ी के उच्च स्तर जैसा ही लगता है। फिर भी ये रूस का बेहतरीन फाइटर जेट है, जिसकी रफ्तार और मारक क्षमता यूक्रेनी ड्रोन रोकने के लिए काफ़ी है। लेकिन रूस का Su-57 कई बार असफल रहा। यूरोमिडन प्रेस के अनुसार 6 जुलाई को यूक्रेन ने ओम्स्क में करीब 7 ड्रोन भेजे, जिससे रूस के Su-57 को ज़्यादा टारगेट और रूसी रडार पर उनके दिखने की संभावना बढ़ गई। वास्तव में माइकल बॉनेट, जो कि रैंड के एक विश्लेषक हैं, बताते हैं कि रूस ने यूक्रेन के ड्रोन से निपटने के लिए Su-57 और A-50 AWACS यानी एयरबॉर्न वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम एयरक्राफ्ट दोनों तैनात किए। बॉनेट के अनुसार पहली बार यह संयोजन देखा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि रूसी रडारों ने यूक्रेन के ड्रोन को ओम्स्क पहुंचने से काफ़ी पहले देख लिया था। FP एक ड्रोन धीमे है, ओम्स्क पहुंचने में घंटों लगते हैं। A-50 और Su-57 विमान कम संख्या में हैं, इसलिए 24 घंटे लगातार हवा में रहना बेहद कम संभावना वाली बात है। इसका अर्थ है FP एक ड्रोन को कई घंटे ट्रैक किया गया ताकि विमानों को उड़ने का समय मिल सके, बॉनेट कहते हैं। फिर भी यूक्रेन के नए FP
एक ER ड्रोन तय विनाश से बच गए। संभावना है कि वे छोटे और कम ऊंचाई पर उड़ने वाले लक्ष्य हैं। हालांकि ड्रोन कुछ रूसी रडारों पर अभी भी दिखाई दे सकते थे, लेकिन नीचे उड़ने का मतलब था कि रूस के फाइटर जेट को ड्रोन का सामना करने के लिए असुविधाजनक ऊंचाई तक नीचे आना पड़ा। स्पष्ट है कि SU-57 असफल रहा। इतना नीचे उड़ना दिखाता है कि इन ड्रोन का पता लगाना कितना कठिन है, बोनेट ने कहा। रूस अब इसी स्थिति का सामना कर रहा है। एक नया यूक्रेनी ड्रोन, जो मौजूदा ड्रोन का रिमिक्स है, 3400 किलोमीटर उड़ सकता है, भारी पेलोड को सटीकता से पहुंचा सकता है और वायु रक्षा प्रणालियों व रूस के फाइटर जेट से बच सकता है। ये पुतिन का बुरा सपना है और उस बुरे सपने के नतीजे ओमस्क में देखे हैं। हम बताने वाले हैं कि FP-1ER ने साइबेरियाई रिफाइनरी में क्या किया। याद दिला दूं, आप द मिलिट्री शो देख रहे हैं। अगर आपको हमारे चैनल से जानकारी मिल रही है तो सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल दबाना न भूलें, ताकि आप हमारे और वीडियोस देख सकें। अब ओम्स्क रिफाइनरी पर वापस आते हैं। हमने उस ड्रोन के प्रकार के बारे में विस्तार से बताया है जिसका इस्तेमाल यूक्रेन ने साइबेरिया में स्थित उस रिफाइनरी पर हमला करने के लिए किया था, लेकिन हमने आपको हमले के नतीजों के बारे में नहीं बताया है। नतीजे अहम हैं। कितने भी बदलाव और प्रभावशाली स्पेसिफिकेशन तब तक बेकार है जब तक यूक्रेन का ड्रोन लक्ष्य तक पहुंचकर नुकसान ना पहुंचा सके। भाई, यूक्रेन के ड्रोन ने सच में नुकसान किया। यूक्रेन ने ओम्स्क रिफाइनरी को कुछ कारणों से चुना। उनमें से एक कारण दूरी है। बिल्कुल, रूस को नया खतरा दिखाने का इससे बेहतर तरीका क्या हो सकता है, बजाय इसे यूक्रेन से 2500 किलोमीटर दूर रिफाइनरी भेजने के। ओम्स्क ड्रोन हमले ने दूरी का रिकॉर्ड तोड़ा, जो अपने आप में संदेश है। सबसे अहम बात यह है कि ओम्स्क रिफाइनरी रूस की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जो देश की कुल तेल रिफाइनिंग का लगभग 10% करती है, जैसा यूरोमाइडन प्रेस रिपोर्ट करता है। ओम्स्क साइबेरियाई संघीय जिला के मोटर ईंधन का आधे से ज़्यादा हिस्सा देता है और हर साल 22 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल को प्रोसेस करने की क्षमता रखता है। यूक्रेन ने सिर्फ रिफाइनरी पर हमला नहीं किया। FP-1ER ने ओम्स्क की 2 डिस्टिलेशन यूनिट्स को तबाह करके अपनी सटीकता साबित की, जिनकी क्षमता रोजाना 50,000 टन कच्चे तेल की प्रोसेसिंग थी। 6 जुलाई के हमले के अगले दिन आई सैटेलाइट इमेजरी से पता चलता है कि यूक्रेन के ड्रोन ने रिफाइनरी पर 4 वार किए। यूक्रेन ने जिस ELOU AVT-11 यूनिट पर हमला किया, वह सालाना 8.6 मिलियन मीट्रिक टन कच्चे तेल प्रोसेस कर सकती थी। अब पूरी तरह जलकर खंडहर बन गई है। ओम्स्क में प्रोसेस पाइपलाइनों पर भी हमला हुआ। यहाँ जो हम देख रहे हैं वह इतनी सटीकता है कि यह सवाल उठता है कि FP-1ER सिर्फ सैटेलाइट और इनर्शियल नेविगेशन पर ही निर्भर है या नहीं। यूक्रेन के ड्रोन हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके एक विशाल सुविधा के भीतर छिपे हुए बहुत विशिष्ट लक्ष्यों पर हमला किया। ये ऐसी सटीकता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, और ये उन AI टारगेटिंग अफवाहों को और हवा देती है जो चारों ओर फैल रही हैं। FP-1ER की अफवाहें छोड़ दे तो भी यूक्रेन के ड्रोन ने विनाशकारी नुकसान पहुंचाया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार रूस को ओम्स्क रिफाइनरी में प्रोसेसिंग अनिर्दिष्ट अवधि के लिए रोकनी पड़ी है। सुविधा में नुकसान के आकलन और उससे निपटने की प्रक्रिया पहले से ही चल रही है, और जो भी मरम्मत का काम करना है वह पश्चिमी प्रतिबंधों की पृष्ठभूमि में करना होगा, जिससे रूस के लिए अपनी मरम्मत के लिए आवश्यक पुर्जे जुटाना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है। FP-1ER के साथ यूक्रेन ने अभी साइबेरिया की ईंधन धमनी को काट दिया है, और उसने ये इतनी दूर से किया है जितना पहले कभी नहीं देखा गया था। अब बात इस पर आती है कि भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है। यूक्रेन का रिफाइनरी अभियान पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। रूस की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी पर हमला पुतिन के लिए अनदेखा करना मुश्किल संदेश है, जो रिफाइनरी हमलों की बढ़ती श्रृंखला के बाद रूस को संकट में डाल चुका है। ओम्स्क पर हमले के साथ यूक्रेन ने रूस की सभी 11 सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों पर हमला कर दिया है, यूनाइटेड 24 मीडिया ने 7 जुलाई को बताया। यह रणनीतिक मील का पत्थर है, क्योंकि रूस की साइबेरियाई रिफाइनरी अब यूक्रेन की पहुंच में है, जबकि पहले नहीं थी। इसका मतलब है कि रूस के लिए रिफाइनरी अभियान, जो पहले ही वित्तीय
और घरेलू परेशानी ला रहा था, अब और मुश्किल होगा। यूक्रेन ने जिन 11 रिफाइनरियों पर हमला किया है, उनकी संयुक्त कच्चे तेल प्रसंस्करण क्षमता लगभग 156 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। ये उन छोटी रिफाइनरियों को छोड़कर है जिन पर यूक्रेन ने हमला किया। FP1ER का बड़े स्तर पर उत्पादन शुरू होते ही यूक्रेन से दूर रिफाइनरियां भी अब सीमा के पास वाली रिफाइनरियों की तरह यूक्रेन के बार बार होने वाले हमलों का लक्ष्य बन जाएंगी। दूसरे शब्दों में, हम ओम्स पर जल्द दोहरे हमले की उम्मीद कर रहे हैं। और अधिक रिफाइनरी हमलों का मतलब है कि रूस का मौजूदा ईंधन संकट एक नए स्तर तक पहुंच सकता है। वह संकट रूस में पहले ही दूर दूर तक और गहराई तक फैल चुका है। CNN के अनुसार यूक्रेन के लॉजिस्टिक्स लॉकडाउन के चलते क्रीमिया में शुरू हुआ संकट अब लगभग सभी 83 रूसी क्षेत्रों में फैल गया है। पेट्रोल पंपों पर इतनी लंबी कतारें हैं कि स्टेशन पहुंचने में घंटे लग सकते हैं, और कई मामलों में उन घंटों का इंतजार भी पेट्रोल पर पाबंदी के साथ खत्म होता है, जिसका मतलब है कि आम रूसी अपने वाहन की टंकी भी पूरी तरह नहीं भरवा सकता। जैसे जैसे ईंधन का भंडार कम हो रहा है, कीमतें बढ़ रही है और रूसी जनता में नाराजगी इतनी बढ़ गई है कि कुछ मामलों में झगड़े तक हो रहे हैं। जवाब में रूस ने सभी प्रमुख ईंधन के निर्यात पर रोक लगा दी है। 8 जुलाई को रूस ने डीजल और जेट ईंधन के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। यह पेट्रोल निर्यात प्रतिबंध के बाद आया है, जो जुलाई के अंत तक था, लेकिन इसके आगे बढ़ने की संभावना है। हमें ये ऐसे पता चला क्योंकि रूस ने जुलाई में पेट्रोल और पेट्रोलियम उत्पादों का आयात शुरू करने की घोषणा की है। जिस देश को ईंधन खरीदना है, वह दोबारा बेच नहीं सकता। रूस को लगता है वो इस संकट से उबर सकता है। यूक्रेन ने रूस को दिखा दिया कि अब रिकवरी संभव नहीं। नया लंबी दूरी का ड्रोन आया है, जिससे रिफाइनरी पर हमले बढ़ सकते हैं। ये सिर्फ रिफाइनरी नहीं, रूस में साइबेरिया तक सब निशाने पर हैं। जॉर्जियन फाउंडेशन फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के पास एक इंटरेक्टिव मैप है। उस मैप पर हम रूस के अपने इलाके में और दूसरी जगहों पर भी उसके सभी सैन्य अड्डे देख सकते हैं। इनमें से ज्यादातर सैन्य अड्डे मध्य और पश्चिमी रूस में केंद्रित हैं। असल में तो ये सैकड़ों की संख्या में लगते हैं। रूस के दक्षिण में 1/3 रास्ते पर हम ओम्स्क देखते हैं। अब हमें पता है कि यूक्रेन का FP1ER उस क्षेत्र के पश्चिम में हर चीज निशाना बना सकता है। ध्यान दें, ओम्स्क यूक्रेन से 2500 किलोमीटर दूर है। FP1ER के पास और 900 किलोमीटर की अतिरिक्त रेंज है, तो ये अच्छी तरह से उन ठिकानों पर हमला करने में सक्षम हो सकता है जिन्हें रूस ने ओम्स्क रिफाइनरी के पूर्व में विकसित किया है। यही इस नए ड्रोन का पक्ष है जिसे पुतिन शायद ध्यान में भी नहीं रख रहे होंगे। यूक्रेन रिफाइनरी पर हमले चर्चा में हैं, वहीं रूस के उन ठिकानों पर मौजूद सभी एयरफ्रेम भी निशाने पर हैं जहां से यूक्रेन पर मिसाइलें व ग्लाइड बम छोड़े जाते हैं। ये बात गोला बारूद डिपो और सैन्य औद्योगिक सुविधाओं पर भी लागू है। बिल्कुल, इस तरह के ठिकानों पर हमला करना यूक्रेन के लिए कोई नई बात नहीं है। यूनाइटेड 24 मीडिया की 9 जुलाई की रिपोर्ट के अनुसार यूक्रेन ने मार्च से रूस के 6 बड़े मिसाइल संयंत्रों पर हमला किया है। ध्यान देने वाली बात है कि यूक्रेन ने अप्रैल में दावा किया था कि उसने अपनी स्ट्राइक रेंज युद्ध की शुरुआत से 2.5 गुना बढ़ाकर 1750 किलोमीटर कर ली है। सिर्फ 2 महीने बाद वह रेंज लगभग दोगुनी हो गई। आखिरकार बात इसी पर आकर रुकती है। यूक्रेन की पहुंच जितनी दूर और जितनी तेजी से बढ़ी है, शायद खुद उसे भी यकीन नहीं था कि वह ऐसा कर सकता है। यह कहना सही नहीं कि FP1ER से रूस में सब कुछ निशाने पर है, लेकिन रूस में पुतिन के आक्रमण से जरा सा भी जुड़ी हर चीज अब निशाने पर है। यूक्रेन की डीप स्ट्राइक रणनीति नए स्तर पर है। रूस इसे रोकने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि रूस ने शक्तिशाली जैमर तैनात करने शुरू कर दिए हैं, जो कथित तौर पर यूक्रेन के ड्रोन द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले स्टारलिंक सैटेलाइट सिग्नल्स को काटने में सक्षम हैं। अगर ऐसा है तो वे ओम्स्क भेजे गए FP1ER रोकने में असफल रहे। ये AI के इस्तेमाल का एक और संकेत है। पुतिन ने आदेश दिया है कि नई वायु रक्षा प्रणालियों का निर्माण रूसी उद्योग की प्राथमिकता बने। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि रूस की हवाई रक्षा की समस्या कोई नई बात नहीं है और
ओम्स्क पर हुए हमले ने इसे जितनी किसी ने सोची थी उससे भी बड़ी समस्या के रूप में उजागर कर दिया है। यूक्रेन लंबे समय से रूस के आकार का इस्तेमाल उसी के खिलाफ करता आया है। अब जब FP1ER तैयार और युद्ध में कारगर है तो रूस की सबसे बड़ी ताकत पुतिन की कमजोरी बन सकती है और युद्ध हारने का कारण बन सकती है। यूक्रेन जो कुछ भी करता है उसके केंद्र में नवाचार है और FP1ER इसका बेहतरीन उदाहरण है। अग्रिम मोर्चे को ना भूलें। यूक्रेन के गहरे हमलों पर इतना ध्यान दिया जा रहा है कि यह भूलना आसान है कि उसकी रणनीति के लंबी दूरी वाले पहलू जितनी ही सूझबूझ अग्रिम मोर्चे पर भी है। क्या आप उदाहरण चाहते हैं? यूक्रेन ने साधारण बाढ़ के खंभे को रूसी सेना के लिए खतरनाक हथियार बना दिया है। हम जानते हैं कि आप और जानना चाहते हैं और जानने के लिए हमारा वीडियो देखें ताकि पता चले कि यूक्रेन ने क्या नया विकसित किया है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें। हम द मिलिट्री शो है और रोज ऐसी कवरेज लाते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।